बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, चीन के साथ संबंधों को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक सहमति बनी है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात संभव। बैठक से पहले एलएसी पर पेट्रोलिंग पर सहमति बनी है। देप्सांग डेमचौक पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। तो ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात से पहले ही एलएसी पर भारत और चीन के बीच ये बड़ी और ऐतिहासिक सहमति दोनों देशों के बीच। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात भी संभव है। और उससे पहले पेट्रोलिंग पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोनों देश सहमत हुए हैं। देप्सांग डेमचौक पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। यह फैसला महत्वपूर्ण है और इस पर और क्या जानकारी हमारे पास है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। कजान रूस से हमारे साथ विशाल पांडे हैं, न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह है। सबसे पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि बड़ा फैसला दोनों देशों के लिए किस तरीके से हितकारी होगा, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, बहुत हितकारी होगा। पहले हम प्रोवर्ब सुनते थे, इंडी चीनी भाई भाई। उसके बाद किस तरह से गालवान घाटी में जो घटना घटी थी, उसके बाद दोनों के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे। कई बार हमने डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री को ये बयान देते हुए देखा कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते अब पहले जैसे सामान्य नहीं है। हमें सोर्सेज से पहले ही जानकारी मिल गई थी। शिरीन, 27 सितंबर वो तारीख थी जब एबीपी न्यूज़ ने अपने व्यूअर्स को सबसे पहले ये सबसे बड़ी खबर दिखाई थी कि कजान में ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पे शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। और उसके पहले देप्सांग और डेमचौक दोनों को लेकर के जो डिस्प्यूट है भारत और चीन के बीच में, टेरिटरी ऑक्यूपाई करके वापस वो स्टेटस को आंटे स्टैब्लिश करने की भारत की मांग, उस पर कदम आगे बढ़ा लिया जाएगा। आज वो खबर सही साबित हुई है। खुद फॉरेन सेक्रेटरी ने यह कहा है कि इस पर आपसी सहमति बन गई है, विच विल लीड टू उन जगहों को खाली करके चीनी फोर्सेस वापस जाएंगी। ये बहुत बड़ा कदम है और अब बिल्कुल तय है कि भारत और चीन के प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, जहां पर मेरे कोलीग विशाल अभी हैं, वहां पर होने वाली है। और मुझे लगता है कि विशाल के लिए वहां पर एक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाएंगी और बड़ा दिलचस्प रहेगा ये ब्रिक्स सम्मेलन। उन्हीं से समझते हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी और किस तरह की जानकारी उनके पास है विशाल, क्योंकि बैठक संभव है लेकिन उससे पहले ही दोनों देशों के बीच सेनाओं के पीछे हटने को लेकर यह बड़ा फैसला किस तरह से देखें? देखिए, एक ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है, एक बड़ा मोड़ ये कहा जाएगा भारत और चीन के रिश्तों के बीच में, क्योंकि 2020 के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अब 2020 के बाद पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब अभी थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय में जो बयान सामने आया उसमें ये कहा गया है कि 2020 में जो इश्यूज सामने आए थे उनको सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और इस पर आगे और ज़्यादा काम होगा। यानी कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में ब्रिक्स के साइडलाइन में मुलाकात संभव हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। थोड़ी देर पहले मैंने भारत के राजदूत से बातचीत की थी तो उन्होंने ना तो ईरान का नाम लिया ना तो चीन का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ साथ कई और देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होनी है जिस पर काम चल रहा है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि साइडलाइन में चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिस्सा लेना कई मायनों में खास है, क्योंकि शिरीन, एक तरफ जहां चीन के साथ अगर मुलाकात होती है तो यह भारत और चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत मानी जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात संभव बताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसे फ्रंट इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो उसका तनाव है, इन सब के बीच में प्रधानमंत्री की जो 3 संभावित द्विपक्षीय मुलाकात है, पहली रूस के राष्ट्रपति के साथ, दूसरा ईरान और तीसरा चाइना, ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाहिर है इन मुलाकातों के मायने बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जब ये मुलाकात होती है तो फिर उसका असर किस तरह से होगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर यह बातचीत करने के लिए। और इसी बीच देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में जब रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो बातचीत के मुद्दे क्या होंगे, हमारा स्टैंड इस पर क्या होगा, इस पर रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने। विनय जी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के बाद अब अक्टूबर में एक बार फिर से उनकी मुलाकात होगी और इसी बीच पीएम मोदी यूक्रेन भी गए थे, जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हुई थी। जो शांति का फॉर्मूला भारत लगातार दे रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्या उस शांति फॉर्मूले पर, उस शांति समझौते पर बातचीत संभव?
प्रधानमंत्री की जो बातचीत होने वाली है उस पे मैं प्रीजज तो नहीं कर सकता हूँ किन बातों पे चर्चा होगी, लेकिन जहाँ तक इस युद्ध की बात है आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे मॉस्को जुलाई में, उस समय भी उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू इस समस्या के हल की बात की थी, और वो भारत का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है कि इस युद्ध का जो हल है वो बैटलफील्ड पे नहीं हो सकता है। इस डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की रास्ता भारत हमेशा उसको प्रमोट कर रहा है। ट्रेड सेटलमेंट को नेशनल करेंसी में करने की बहुत कवायद होती है। कुछ देश कहते हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक अलग मुद्रा होनी चाहिए। भारत का स्टैंड क्या है? भारत ट्रेड सेटलमेंट नेशनल करेंसी में करने के पक्षधर हैं, और ये हम बहुत सारे देशों के साथ काम कर रहे हैं इस पर। रूस के साथ भी समझौता इस पे है, और जो डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में किया जाए, तो भारत इसका पक्षधर है कि नेशनल करेंसी को प्रमोट किया जाए ट्रेड सेटलमेंट में। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कई द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। अभी तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय जो मुलाकात है वो कंफर्म है, और अन्य मुलाकातों पर अभी बातचीत जारी है। आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, कजान, रूस। बात महाराष्ट्र और यूपी में हो रही सियासत की करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की आफत की बात करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 30 दिन बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों पर तालमेल अभी बैठ नहीं पा रहा है, जो जानकारी मिल रही है। तालमेल बैठाने की कोशिश जरूर है, बैठाते बैठाते अब नौबत तकरार तक पहुंच गई है और आर पार की बात हो गई है। महाराष्ट्र में यह नौबत सिर्फ 3 सीटों को लेकर आ रही है। कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश का भी हाल है। उत्तर प्रदेश में भी जहां राजनीति फिर से रंग में नजर आ रही है, 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे पर तनातनी काफी बढ़ गई है। दोनों दल एक दूसरे को आंखें तरेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट का ऑफर दिया है, तो कांग्रेस को 5 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर जमकर सियासी 3-5 हो रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर तकरार जारी है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच असमंजस अभी भी बना हुआ है। विदर्भ में कम से कम 3 सीट चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है। विदर्भ की 3 सीट देने के लिए कांग्रेस राजी नहीं है, और इसी पर इस वक्त जो है वो कंफ्यूजन बना हुआ है। महाविकास आघाड़ी, अब देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और चुनावों से पहले किस तरीके का यहां पर जो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है महाविकास आघाड़ी में। 3 सीट ऐसी हैं जिस पर बताया जा रहा है कि बातचीत बन नहीं पा रही है, असमंजस बना हुआ है। विदर्भ में 3 सीट चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट को वो साफ कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल राजी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ हैं और इसी के साथ जैनेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं और गणेश ठाकुर से समझते हैं। गणेश, महाविकास आघाड़ी का ये असमंजस कब दूर होगा? अब तो चुनाव बेहद नजदीक है। जी देखिए, ये खींचतान तो अगले कुछ दिनों तक चलती रहेगी। कल से ही नामांकन भरे जाने हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में मुंबई और विदर्भ, इन दोनों सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस दोनों में खींचतान जारी है। मेरी उद्धव ठाकरे से बात हुई, उनका कहना ये था कि 3 सीटें वो चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के समय में रामटेक और अमरावती, विदर्भ की 2 सीटें सिटिंग सीटें उनकी थी, वो कांग्रेस को दी गई। कांग्रेस को उम्मीदवार वहाँ से चुन के भी आए। तो इस बार अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए विदर्भ में इन लोकसभा के सीटों के एडजस्टमेंट के तौर पर 3 सीटें कम से कम उनको मिलनी चाहिए, ताकि उनका प्रतिनिधित्व विदर्भ में हो। विदर्भ में 66 सीटें हैं, उसमें कुछ तो सीटें मिल पाए, और हमने जो त्याग किया था उसका एक हर्जाना कह सकते हैं कि वो चाहते हैं इस बार कांग्रेस की तरफ से। लेकिन
नाना पटोले मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के हाईकमांड से कांग्रेस राज्य के नेता लगातार कल से मिल रहे हैं और ये एक कंसेंसस वहां भी बना है कि लोकसभा में उन्होंने बलिदान दिया, 21 सीटें उद्धव ठाकरे को दी, कम सीटें ली। इस बार विधानसभा में लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और विदर्भ पे नो कॉम्प्रोमाइज जोन में फिलहाल कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस भी एक तरह से पीछे हट की भूमिका नहीं ले रही है और उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ के खेल रहे हैं। तो 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय और लगेगा कि दोनों ही पार्टियां मिलकर कुछ नतीजा निकाले और एक साथ चुनाव लड़े। ठीक है गणेश, मैं जैनेंद्र का रुख करती हूँ और जैनेंद्र से समझते हैं कि कांग्रेस इस पर किस तरीके से विचार कर रही है। जैनेंद्र, क्योंकि उद्धव गुट नहीं मानने को राजी है, वो 3 सीट चाहते हैं विदर्भ में, तो ऐसे में क्या कोई तोड़ निकालने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, इसको लेकर बातचीत चल रही है और कांग्रेस का जो अप्रोच है वो संतुलित रहने वाला है। कांग्रेस के आला सूत्र में बता रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाई जाएगी। जो शिवसेना मांग कर रही है, अगर उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से राजी नहीं होगी, कांग्रेस के भी स्थानीय नेताओं का दबाव है, तो हो सकता है कि आधी या आधी से ज्यादा उनकी शिवसेना की मांगे मान ली जाए और फिर बाकी सीटों के लिए शिवसेना को मना लिया जाए। हमें आला सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से शिवसेना प्रेशर डाल रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तो कांग्रेस आला कमान को यह तक सुझाव दे दिया कि हमें दबाव में नहीं आना चाहिए, हमारा प्लान भी तैयार है। लेकिन हमें बताया सूत्रों ने कि नाना पटोले को आला कमान ने कहा कि नहीं, कोई प्लान बी नहीं, आप प्लान ए पर ही काम करिए, यानी सभी सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करिए और गठबंधन के तहत ही ये चुनाव में जाना है। ये कांग्रेस को बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस जो है वो कुछ सीटों के लिए इस गठबंधन को खतरे में नहीं लाएगी और तकरीबन 15 सीटों का पेच है। कांग्रेस के आला नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत से इसको सुलझा लिया जाएगा। संभावना है कि कल तक इसको स्पष्ट कर दिया जाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जाहिर है, और कांग्रेस को सभी साथियों को साथ लेकर चलना भी होगा और शायद इसी को लेकर मान मनोबल की कोशिशें भी की जाएंगी। हम देखेंगे आगे। महाराष्ट्र की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ उलझी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 5 सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार बनी हुई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में मतभेद दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी ये है, सीट बंटवारे पर कांग्रेस और एसपी में बात नहीं बन पा रही। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एसपी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दे रही है, 5 सीट नहीं, तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि 5 सीट नहीं तो फिर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने के मूड में है। अब जैनेंद्र से जानते हैं। जैनेंद्र, क्या स्ट्रैटेजी अब इसके पीछे, क्योंकि समाजवादी पार्टी मन बना चुकी है लेकिन कांग्रेस भी कह रही है 5 सीटें नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सूत्र क्या बता रहे हो? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पहले तो इस बात से नाराज है कि समाजवादी पार्टी ने एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, वो भी तब जब दोनों पार्टियों कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच बातचीत उपचुनाव की रणनीतियों को लेकर चल रही थी। 5 सीटों की जहां तक बात है, ये तो कहने की बात है। अंदर खाने खबर यह है कि कांग्रेस कम से कम 3 सीटें चाहती है और समाजवादी पार्टी का ऑफर 2 सीटों का है और उनमें कांग्रेस जो तीसरी सीट है, 2 सीटों का ऑफर तो है, तीसरी सीट जो कांग्रेस चाहती है वो फूलपुर और मजवा, इनमें से कोई एक सीट चाहती है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और ऐसे में कांग्रेस विचार कर रही है कि समाजवादी पार्टी के इस रुख के मद्देनजर उपचुनाव से दूरी बनाई जाए। सपा को कहा जाए कि आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, हम आपको समर्थन करेंगे लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंतिम फैसला संभवतः कल हो जाएगा और इसके बाद इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन में अलग अलग राज्यों में सीट के बंटवारे का जो पेच है उसका एक बड़ा मामला यूपी में है। बाकी राज्यों में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में, वहां पर वो छोटी पार्टियों की मांगों को किस तरीके से एडजस्ट करती है देखना है, लेकिन जहां वो छोटे भाई की भूमिका में, वहां बड़ी पार्टी यानी सपा यूपी में उसको ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है और ऐसे में कांग्रेस ने संभवतः ये बड़ा फैसला निकाला जाता है गठबंधन को बचाने के लिए, ये फिलहाल एक सवाल ही बना। दिल्ली के रोहिणी में कल जो धमाका हुआ उसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। करीब 33 घंटे होने को आए हैं, जांच पूरे जोरों पर जारी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमाका हुआ कैसे, किसने किया और इसके किसके इशारे पर किया गया। कल सुबह करीब 7:45 बजे रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। हालांकि धमाके में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन धमाके की वजह से दीवार, आसपास की कुछ दुकानें और कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। त्योहारों के सीजन में दिल्ली में पहले ही आतंकी साजिश का खतरा मंडरा रहा था और इसी बीच धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सब हाई अलर्ट पर हैं।
और हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। मौके से मिली हर चीज की, हर सुराग की गहराई से तफ्तीश की जा रही है। मौके से सफेद रंग का पाउडर मिला था, सेल और तार के टुकड़े भी वहां से बरामद हुए। अब ये सब धमाके में इस्तेमाल हुए या फिर वहां पहले से पड़े थे, इन तमाम सवालों का जवाब फाइनल रिपोर्ट आने पर ही होगा। लेकिन इसी बीच सूत्रों के मुताबिक सफेद पाउडर की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सफेद पाउडर में 3 केमिकल मिक्स थे। एफएसएल के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, बम में 3 केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। तो जो सफेद पाउडर मौके से बरामद हुआ उसकी जांच एफएसएल कर रही थी और इसी को लेकर यह बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से। और क्या इस पर डिटेल्स हमारे पास हैं, हमारे संवाददाता वरुण जैन हमें बताएंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जिस केमिकल का इस्तेमाल इस विस्फोटक के लिए किया गया था उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रेट और बोरेट का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो शख्स इस बात को अच्छे से जानता था, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे इन केमिकल्स का इस्तेमाल कर इनकी मिक्सिंग किस तरीके से की जाए कि इतना बड़ा धमाका किया जा सकता हो। अब आगे कड़ियों को जोड़ने में जुटी है कि ये जो सस्पेक्ट भी यहाँ पर जो सीसीटीवी के अंदर नजर आए हैं वो कहाँ से यहाँ पर आए थे और उनका मकसद क्या था, क्योंकि कोई खास लीड अभी तक एजेंसीज के हाथ नहीं लगी है कि जिन्होंने इस धमाके को अंजाम दिया उनका मकसद क्या था। 3 अलग अलग एंगल है जिन पर जो एजेंसीज जांच कर रही है, जिसमें पहला एंगल नक्सलाइट का है, क्योंकि सीआरपीएफ का स्कूल था, नक्सलाइट ने हाल ही में कई बड़े ऑपरेशन किए थे, इसलिए इस एंगल पर भी जांच चल रही है। त्योहारों का मौसम है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, कई थ्रेड से पाकिस्तान की तरफ से कई साजिशें रची जा रही है और कई स्पेसिफिक इनपुट भी मिले थे, उस एंगल पर भी जो एजेंसीज है काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो जांच है वो अब इस दिशा पर पहुंच रही है कि इस तरह का जो केमिकल है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो नाइट्रेट जैसे केमिकल है, वो कौन से संगठन है इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ रही है। सीसीटीवी फुटेज से जो सस्पेक्ट है उनकी जो मूवमेंट है वो कहां से आए थे, किस तरफ गए थे, उनको ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दूं जो आसपास का इलाका है भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहां से करीब 500 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को कलेक्ट किया है, जिससे कि जो सस्पेक्ट है उसकी मूवमेंट का पता लगाकर ये पता लगाया जा सके कि वो किस तरफ से आए थे और कहां गए थे, जिससे कि उन सस्पेक्ट तक पहुंचा जा सके और उसके बाद ही आगे कड़ियां जुड़ पाएगी कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया और इसके पीछे असली मकसद क्या था। जी, लेकिन वरुण, अभी देखिए 3 अलग अलग चीजें, एंगल्स जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, पर अभी तक कुछ ठोस कहा जाए तो हाथ नहीं लगाए। लेकिन जिस एक टेलीग्राम चैनल से दावे अलग अलग किए गए, जो एक सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ था, उसे लेकर क्या आपके पास कोई जानकारी है? मैं इस जानकारी के लिए आपके पास आऊंगी, लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर भी है। दिल्ली में कल हुए ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। खबर यह है कि पुलिस ने उस शख्स से भी पूछताछ की है जिसने कल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके धमाका होने की खबर दी थी। इस बीच एबीपी न्यूज के पास उस पीसीआर कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपको सुनवाते हैं कि पुलिस को कैसे धमाके की सूचना मिली, फोन करने वाले ने क्या क्या पुलिस को बताया। ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ। अभी रोहिणी प्रशांत विहार, कौन सा स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने, और जल्दी सीआरपी स्कूल के पास कैसे किस चीज का धमाका हुआ है? मैंने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, पुलिस को जिस शख्स ने खबर दी थी, क्या कुछ बताया उसने, जानकारी क्या दी, वो आपने सुना। देखिए, धमाके की आवाज सुनने और धुएं का गुबार देखने के बाद दिल्ली पुलिस को सबसे पहले फोन करने वाले व्यक्ति का नाम नरेश कादियान बताया जा रहा है। उन्होंने एनएसजी से भी सारी जानकारी शेयर की है और एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि धमाका कितना तेज था और जब धमाका हुआ तो कैसा मंजर था। रविवार को ब्लास्ट होने के बाद जिस शख्स ने दिल्ली पुलिस को कॉल किया था वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नरेश कादियान जी, जो कि रोहिणी में रहते हैं। सर, कितने बजे की घटना थी, क्या आपको आवाज़ सुनाई थी? ये 7:30 बजे के आसपास की घटना है। सीआरपीएफ ग्राउंड के सामने दीवार के पास एक धमाका हुआ बड़े जोर का, और इस खिड़की में मेरी में भी कंपन आया। पक्षी बहुत ज़्यादा उड़े, उस समय 20-25 पक्षी पेड़ पे बैठे थे, सारे उड़े। उड़ने के बाद जो धमाका जोर का था और धुआं उठा, इतना ज़बरदस्त गुब्बार था धुएं का, तो मैं समझ गया भाई बम ब्लास्ट है।
तो मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी कि मौके की रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं होती। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग करके 112 पे मैंने कॉल की, तो उसको फ़ोन रखते ही मेरे पास कॉल आई पुलिस कंट्रोल रूम से कि वहाँ हमारी टीम अभी पहुँच रही है, कोई आदमी मरा तो नहीं। मैं अभी मैं उड़े मौके पे नहीं हूँ, मैं तो बैक साइड पे हूँ। वीडियो बना के मैंने उनको भेज दिया। फिर वो जो गुड़गांव मानेसर में है NSG, फिर वहाँ से मेरे को टेलीफोन आता है, कंट्रोल रूम दूसरी जगह से आता है, फायर ब्रिगेड से फ़ोन आया, तो उनको सबको मैंने वीडियो बना के दे दिया। और मैं साधुवाद दूंगा, पुलिस ने पोजीशन कंट्रोल कर ली। यानी कि धमाके की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ज़बरदस्त। मैं 50 साल का मेरा एक्टिविज्म का जीवन है और स्काउटिंग में मैं रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ। और NCC में मैं फायर फूरी में करता हूँ, 2 हथियार मेरे पास भी हैं ऑल इंडिया के लाइसेंस के साथ, तो मेरे को मालूम है। NSG से कॉल आपके पास कब आया था? उसी टाइम आ गया था, उसके कुछ देर बाद आया था? 7 मिनट के बाद आया NSG से। क्यों? दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोऑर्डिनेट सबसे कर लिया, फिर उनके टेलीफोन एक के ऊपर एक आए। तो नरेश कादयान ने बताया कि उन्होंने पहले किस तरीके से पुलिस को सूचना दी और क्या क्या कुछ उनकी तरफ से किया गया, लेकिन अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, वरुण आप हमें बताइएगा, क्योंकि 36 घंटे होने के बाद भी पुलिस के पास अभी तक कोई ऐसी लीड उनको नहीं मिल पाई है जो इस केस में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। चुनौतियां कई हैं, कैसे पूरा करेगी पुलिस इसे, जो जांच एजेंसियां जुटी हैं? देखिए बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि सबसे अहम हो जाते हैं वो सस्पेक्ट जो कि वारदात की जगह पर नज़र आ रहे हैं, उन तक पहुंचना, उनकी गिरफ्तारी होना वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उसी से ही कहीं ना कहीं लीड मिलेगी। आसपास के इलाके के 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज की जो CCTV फुटेज है वो पुलिस ने अपने हाथ में ली है। जो इलाके का जो मोबाइल टावर से जो डेटा है, करीब 10,000 से ज़्यादा जो नंबर है जो उस दौरान करीब 24 घंटे के दौरान यहाँ पर एक्टिव थे, वो जो डाटा है, डंप डाटा है, उसको हासिल किया है। और उसके बाद ही अब जो नंबर्स हैं उनका पता लगाया जा रहा है कि कौन से नंबर यहाँ पर जो जब सस्पेक्ट की मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, कौन से नंबर एक्टिव थे, वो कहाँ उन नंबरों के जरिए किसके संपर्क में थे। ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो लीड देने में एजेंसीज को कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल दिला सकती है। और साथ ही जो केमिकल अब इस ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ है, जिसकी रिपोर्ट जो फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस की एजेंसीज के हाथ लगी है, उन केमिकल्स को कौन से ऑपरेटिव, कौन से संगठन इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए जो एजेंसीज है कहीं ना कहीं आरोपियों तक, उन संगठन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया अभी तक कुछ खास हाथ नहीं लगा है, क्योंकि जो जांच है वो उसमें 3 एंगल पुलिस के सामने आ रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से धमाका हुआ था उसके अंदर ना ही किसी कील, ना ही किसी तरह का कांच और ना ही बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ होता जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश थी। अगर मैसेज देना भी था तो फिर उन्होंने CRPF को क्यों चुना? तो क्या कहीं ना कहीं CRPF के स्कूल की बाउंड्री पर रखने का मकसद एक CRPF को मैसेज देना था? तो क्या इसका जो कनेक्शन है नक्सलाइट जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, वहां पर जाकर कनेक्ट होता है? ये ऐसी कई लीड्स है जिनके ऊपर अलग अलग टीमें काम कर रही है, NIA काम कर रही है, स्पेशल सेल काम कर रही है, और जो दूसरी एजेंसीज है CRPF के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि और 24 घंटे के अंदर कुछ कामयाबी हासिल लग सकती है। लेकिन फिलहाल अभी 3-4 ऐसे ये जो एंगल है अलग अलग, इसी के ऊपर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे चल रही है। जी अच्छा, ये बताइएगा वरुण कि क्या इस मामले में कुछ लोगों तक भी पहुंची है जांच एजेंसीज? कुछ लोगों को क्या हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी हो रही है? आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही हो? देखिए बिल्कुल आसपास के लोगों से पूछताछ की है, उन लोगों के भी बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने PCR को कॉल की थी, उन लोगों के भी बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने धमाका होने के तुरंत बाद यहाँ पर वीडियो बनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे जो सस्पेक्टेड नंबर है जो आसपास एक्टिव थे उनको भी पुलिस ने कांटेक्ट किया है, लेकिन अभी तक जीरो इन कर किसी पर्टिकुलर सस्पेक्ट तक एजेंसीज पहुंची हो वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ना ही एजेंसीज की तरफ से ये बात खुलकर कही गई है। लेकिन जो अलग अलग एंगल्स हैं उन पर भी जांच चल रही है, और जो टावर है यहाँ की मोबाइल टावर, उनके जरिए जो सस्पेक्टेड नंबर है उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं क्योंकि करीब 10,000 से ज़्यादा जो नंबर थे वो एक्टिव थे। अगर
अगर आप देखें पास में जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है, त्योहारों के दिन थे, ऐसे में जो नंबर्स है जो कि स्पॉट पर एक्टिव थे पिछले 24 घंटे के अंदर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको स्क्रूटनी करना और उसके बाद एक एक नंबर को जीरो इन कर किसी सस्पेक्ट तक पहुंचना, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। यही वजह है कि 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जो एजेंसीज है अभी पर्टिकुलर किसी सस्पेक्ट तक नहीं पहुंच पाई है। सीसीटीवी कैमरे से जो मदद मिल रही है उनकी मूवमेंट को जरूर ट्रैक करते हुए आसपास के 1-1.5 किलोमीटर के दायरे तक जरूर एजेंसीज पहुंची हैं, लेकिन कोई ठोस सुराग या किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लेने की बात कहे तो वो अभी तक एजेंसीज की तरफ से नहीं किया गया है। ठीक है जी।